समंदर शांत था, लेकिन आरव की आंखों में तूफान था। ब्लैक पर्ल से मिले रहस्यमयी नक्शे ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी, एक ऐसी जगह जिसे ब्लड सी कहा जाता था। कैप्टन, क्या ये सही है? राहुल ने नक्शे को घूरते हुए पूछा। हाँ राहुल, यह वही जगह है जहाँ हर जहाज गायब हो गया, लेकिन हमारे पास कुछ है जो किसी के पास नहीं था, ब्लैक पर्ल का मार्गदर्शन, आरव ने कहा। सी हॉक ने एक बार फिर अपनी दिशा बदली। इस बार उनका सफर और भी खतरनाक था। 3 दिन बाद समंदर का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नीला नहीं, बल्कि हल्का सुर्ख, जैसे खून की बूंदें पानी में घुल रही हों। कैप्टन, ये पानी? अर्जुन ने घबरा कर कहा। हम पहुंच चुके हैं, ब्लड सी आरव ने गंभीरता से कहा। अचानक हवा तेज हो गई, चारों ओर कोहरा फैल गया, जहाज की लकड़ियां कराहने लगी और फिर सी हॉक जैसे किसी अनदेखी शक्ति से खींचा जाने लगा। जहाज खुद चल रहा है, राहुल चिल्लाया, और तभी समंदर के बीचों बीच एक टापू दिखाई दिया। लाल रंग की चट्टानों से घिरा, उसके बीचों बीच एक टूटा फूटा महल। वही है हमारा अगला रहस्य, आरव ने तलवार कसते हुए कहा। सी हॉक टापू के किनारे आकर रुका। जैसे ही आरव और उसकी टीम ने किनारे पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी लहर उनके पैरों से टकराई। लाल मिट्टी उनके जूतों से चिपक रही थी और हवा में सड़ते हुए खून की बदबू थी। कैप्टन, ये जगह तो जैसे किसी ने छोड़ दी हो, हमेशा के लिए, कबीर ने धीरे से कहा। नहीं, आरव ने कहा, यहाँ कोई अब भी है, महसूस करो। टीम महल की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में जली हुई नावें, टूटी तलवारें और पिघली हुई खोपड़ियां बिखरी थी। सब कुछ बताता था कि यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई थी। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी। मेरा खजाना कोई नहीं ले सकता। किसकी आवाज थी वो? अर्जुन पीछे हट गया। एक चेतावनी, आरव ने कहा। एंशिएंट पायरेट क्वीन की आत्मा अब भी यहाँ है और वो अपने खजाने की रक्षा कर रही है। महल के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून से चित्र बने थे, समुद्री राक्षसों के, डूबते जहाजों के और एक महिला के जो ताज पहने हुए थे। ये वही क्वीन है, राहुल ने कहा, जिसका जिक्र ब्लैक पर्ल के कप्तान ने किया था। वो जिसने मौत के बाद भी अपनी दौलत नहीं छोड़ी। अचानक फर्श कांपने लगा। एक गहरी परछाई सामने आई। हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। हमें तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए, आरव ने कहा। हमें तुम्हारे रहस्य चाहिए, ताकि और कोई इस जगह में फंस न जाए। परछाई हंसी। रहस्य की कीमत होती है कैप्टन आरव, और अब तुम्हें भी चुकानी होगी। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, महल के अंदर की जमीन फिसलकर नीचे खुल गई और राहुल सीधा एक सुरंग में गिर पड़ा। राहुल! आरव चिल्लाया और बाकी टीम भी दौड़कर पीछे गई। नीचे उतरने पर उन्हें एक पत्थर की बनी सुरंग मिली, जिसके दोनों ओर टॉर्च जल रही थी। अपने आप? ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? कबीर ने कांपते हुए पूछा। यहाँ सब कुछ आत्मा के नियंत्रण में है, आरव ने कहा। हमें जल्दी करना होगा। सुरंग में आगे बढ़ते ही एक पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर खून से लिखा था, जो पीछे मुड़ेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। टीम ने सांस रोकी और अंदर घुसी। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों ओर कंकाल बैठे थे, जैसे कोई सभा चल रही हो, और बीच में था एक ताबूत, जिसके ऊपर सोने का मुकुट रखा था। यही है वो ताबूत, पायरेट क्वीन का, आरव ने धीरे से कहा। और तभी ताबूत की ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगी। ताबूत का ढक्कन जब पूरी तरह खुल गया, तो अंदर से एक तेज लाल रोशनी निकली। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और ठंडी हवा ने सबको जकड़ लिया। ताबूत से एक महिला की आत्मा उठी, लंबे बाल, सुनहरा ताज और आंखों में जलता हुआ क्रोध। मैं हूँ रानी सेराफीना, समुद्रों की रानी, जिसने अपने खजाने को कभी मरने नहीं दिया। तुम सब ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब उसकी कीमत चुकाओगे। आरव ने तलवार निकाली। अगर तुमने हमारे साथ कुछ किया, तो हम तुम्हारा यह शापित साम्राज्य यहीं खत्म कर देंगे। सेराफीना चीखी और तभी चारों ओर की दीवारों से परछाइयां बाहर निकलने लगीं। स्केलेटन वॉरियर्स उठ खड़े हुए। कबीर और अर्जुन लड़ने लगे। राहुल ने एक मशाल उठाई और स्केलेटन को आग लगा दी। आरव सीधा रानी की आत्मा की ओर बढ़ा। तुम्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम खुद अपनी कैद बन गई हो, आरव ने चिल्लाया। सेराफीना थोड़ी डगमगाई और तभी आरव ने तलवार उसके ताबूत में घोंप दी। रोशनी भड़क उठी और एक जोरदार धमाके के साथ आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। स्केलेटन्स भी गिरने लगे। हॉल फिर से शांत हो गया। राहुल ने थक कर कहा, क्या ये खत्म हुआ? आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। खजाना अब भी बाकी है और ब्लड सी के असली रहस्य अभी उजागर नहीं हुए हैं। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन आरव की आंखें अब भी खतरे की तलाश में घूम रही थीं। ताबूत के नीचे की जमीन थोड़ी धंसी हुई थी और वहां एक छोटा सा पत्थर का चक्र बना था, जिसमें लाल चमकती रोशनी आ जा रही थी। कैप्टन, ये क्या है? राहुल ने झुककर पूछा। आरव ने चक्र को गौर से देखा। ये एक और दरवाजा है, असली खजाने तक जाने का, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें इसका रहस्य समझना होगा। कबीर ने दीवार की तरफ इशारा किया। यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन ये खून से लिखा गया है। दीवार पर पुराने समय की लिपि में उभरे हुए शब्द थे। जिसने रानी के हृदय का भार उठाया, वही खून के समंदर से होकर गुजर सकेगा। अर्जुन ने कहा, मतलब हमें उसका दिल चाहिए? आरव ने सोचा और ताबूत की ओर देखा। नहीं, शायद कोई प्रतीकात्मक चीज। तभी कबीर को ताबूत के पास एक छोटा सा दिल के आकार का पत्थर मिला,
लाल रंग का, हल्का गर्म। ये रहा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी वो पत्थर उसके हाथ में तपने लगा। आह! कबीर ने उसे गिरा दिया। आरव ने अपने दस्ताने पहनकर पत्थर उठाया और चक्र के बीच में रख दिया। एक तेज आवाज के साथ पत्थर चक्र में समा गया। जमीन कांपने लगी और दीवार पीछे की तरफ सरकने लगी। उसके पीछे एक सीढ़ियों से भरी गहरी सुरंग खुल गई और उससे एक तेज लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अब असली यात्रा शुरू हो रही है, आरव ने गंभीरता से कहा। टीम एक एक कर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दीवारों पर खून से बने चित्र थे, समंदर में डूबते जहाज, रोती हुई आत्माएं और रानी सेराफीना एक सिंहासन पर, अपने हाथ में एक जलता हुआ दिल। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, कहीं ये जगह नरक तो नहीं? आरव ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो अब उस रास्ते पर हैं जहां से बहुत कम लोग लौटे हैं, लेकिन अगर उन्हें ब्लड सी का खजाना और रहस्य पाना है तो ये अगला कदम उठाना ही होगा। और जैसे ही वो सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंचे, एक और दरवाजा उनके सामने खड़ा था जिस पर लिखा था, ओनली द ब्रेव हु कैरी नो ग्रीड में पास। केवल वही जो लालच नहीं रखते आगे जा सकते हैं। आरव ने अपनी तलवार नीचे रख दी और बाकी टीम को भी इशारा किया। सबने अपने हथियार और बैग उतार। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके सामने थी एक सुनहरी गुफा और खजाने का पहला दर्शन। सुनहरी गुफा का दृश्य देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर जड़ित हीरे, जमीन पर सोने की ईंटें और बीच में एक विशाल सिंहासन जिस पर एक खोपड़ी मुकुट पहने रखी थी। उसके चारों ओर छोटे छोटे संदूक भरे पड़े थे, नंगों मोतियों और रहस्यमयी ताबीजों से। कबीर फुसफुसाया, कैप्टन, ये तो कल्पना से भी ज्यादा है। राहुल ने एक संदूक खोलते हुए कहा, इतना खजाना अगर मिल जाए तो हम जिंदगी भर राजा बन सकते हैं। आरव शांत रहा, उसकी नजरें उस सिंहासन पर जमी थी। वहां एक और शिलालेख खुदा था, खजाना केवल उसी का है जो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो। त्याग? अर्जुन ने पूछा। क्या इसका मतलब ये है कि हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आरव ने धीरे से कहा, इसका मतलब है बलिदान। ये खजाना हर लालची आत्मा को खा जाता। हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। तभी राहुल की आंखें एक सुनहरी तलवार पर जा टिकी। वह खींचा चला गया और जैसे ही उसने तलवार उठाई, पूरी गुफा कांपने लगी। राहुल, मत छू! आराव की आवाज गूंज रही थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। तलवार के उठते ही जमीन फटने लगी और एक और दरवाजा खुला जिससे एक साया बाहर निकला। वह वहीं रानी सेराफीना की आत्मा थी, लेकिन अब और भी डरावनी और विशाल। तुम लोगों ने मेरी परीक्षा तोड़ी है, उसने गरजते हुए कहा। अब तुम्हें खून का सौदा करना होगा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सारे संदूक अपने आप खुल गए और उनमें से निकलने लगे काले धुएं। हर एक में एक राक्षसी आत्मा बंद थी। कबीर चिल्लाया, ये खजाना नहीं, एक जाल है। आराव ने राहुल को पीछे खींचा और कहा, अब हमें खजाने की नहीं, अपने प्राणों की परवाह करनी होगी। टीम ने पीछे हटते हुए तलवारें संभाली, लेकिन आत्माएं हर दिशा से उन्हें घेरने लगी। हमें कुछ त्यागना होगा अभी, आरव ने कहा। वो दौड़कर सिंहासन के पास गया, अपनी जेब से ब्लैक पर्ल का नक्शा निकाला और उसे सिंहासन पर रख दिया। ये लो, वही जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। अब हम लौटना चाहते हैं। सभी आत्माएं रुक गईं। सेराफीना की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर उसने कहा, तुमने जो लाया वो लौट आया, लेकिन जाओगे खाली हाथ। गुफा से एक नई सुरंग खुली और वह सीधा सी हॉक की ओर जाती थी। आरव ने कहा, चले चलो, हम जीवित लौटना ही सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। टीम उस सुरंग से बाहर निकल गई। गुफा उनके पीछे बंद हो गई, हमेशा के लिए। सी हॉक एक बार फिर समंदर पर था, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले था। समंदर अब भी सुर्ख था, लेकिन हवा में हल्की ठंडक की जगह अब एक अजीब सी चुप्पी थी। आरव, राहुल, कबीर और अर्जुन सब शांत थे। किसी के पास शब्द नहीं थे कि उन्होंने क्या देखा, क्या खोया और क्या सीखा। कबीर ने टूटी आवाज में कहा, कैप्टन, क्या हम सच में बचकर निकल आए हैं? आरव ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं जानता हूँ ब्लड सी हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अचानक जहाज के चारों ओर फिर से कोहरा छा गया। वही लाल रंग की रोशनी, वही ठंडी हवा और फिर रानी सेराफीना की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। कैप्टन आरव, उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन भीतर तक चीरने वाली। तुमने लालच नहीं किया, तुमने बलिदान दिया। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी प्रस्ताव देने आई हूँ। कैसा प्रस्ताव? आरव ने तलवार संभालते हुए पूछा। इस खून से रंगे समंदर का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, उसने कहा। तुम चाहो तो इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हो या इसका मालिक बनकर अनंत शक्तियां पा सकते हो, लेकिन कीमत होगी तुम्हारी आत्मा। राहुल, कबीर और अर्जुन डर से कांप उठे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर सीधा उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं इस समंदर का रक्षक बनूंगा, मालिक नहीं। इस जगह को हमेशा के लिए बंद करूंगा ताकि और कोई इसकी चपेट में ना आए। सेराफीना मुस्कुराई, पहली बार दर्द भरी मुस्कान। तुमने सही चुना, उसने कहा। अब ये समंदर सो जाएगा
और तुम उसके रक्षक कहलाओगे। एक तेज रोशनी चमकी, कोहरा छूट गया और समंदर फिर से नीला हो गया। सी हॉक अब ब्लड सी की सीमा से बाहर था। कबीर ने राहत की सांस ली। हम वाकई जिंदा हैं। राहुल ने आरव की पीठ थपथपाई। तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने समंदर के किसी हिस्से में खुद को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। अब हमारी कहानी खत्म नहीं, बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सी हॉक अब धीरे धीरे ब्लड सी की सीमाओं से बाहर निकल रहा था, लेकिन आरव की नजरें पीछे मुड़ी थी, उस समंदर की ओर जिसने उसकी आत्मा पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। कैप्टन, कबीर ने पूछा, क्या अब हम वाकई सुरक्षित हैं? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जब तक ये समंदर पूरी तरह सो न जाए तब तक कोई सुरक्षित नहीं। अभी जहाज की डेक पर नक्शा अपने आप जलने लगा। वही ब्लैक पर्ल का रहस्यमयी नक्शा जो उन्हें यहाँ लाया। राख के रूप में उसके जलते हुए टुकड़े समंदर में उड़ गए और तभी समंदर की लहरों से एक चमकता हुआ गोला उठा, एक जादुई ऑर्ब। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। आरव आगे बढ़ा और ऑर्ब को हाथ में ली। उसके छूते ही सेराफीना की अंतिम छाया सामने आई। ये ऑर्ब ब्लड सी की आत्मा है, वह बोली। अगर इसे तूफानों की चट्टानों के बीच रख दिया जाए तो समंदर खुद अपनी सीमाओं को बंद कर ले, हमेशा के लिए। लेकिन ध्यान रहे, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। कबीर ने विरोध किया। कैप्टन, आप वहां अकेले नहीं जा सकते। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं वापस न आया तो मेरी याद में समंदर से प्यार करना मत छोड़ना। राहुल ने झुकी हुई आंखों से कहा, तुम्हारा नाम हर जहाज की कहानी में जिंदा रहे। कुछ घंटों बाद सी हॉक अब तूफानों की चट्टानों के पास पहुंच गया। बिजली चमक रही थी, लहरें पागल हो चुकी थी। आरव ने जहाज रोका, ऑर्ब को अपने सीने से लगाया और पानी में छलांग लगा। सैकड़ों फीट नीचे अंधेरे और दबाव के बीच आरव उस जगह तक पहुंचा जहां समंदर की आत्मा की नब्ज धड़कती। एक गहरी खाई जिसमें हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। आरव ने ऑर्ब को वहां रखा और जोर से चिल्लाया, अब ये समंदर किसी को नहीं निकलेगा। तेज विस्फोट हुआ, पूरी ब्लड सी कांप उठी। चट्टानों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, समंदर की रंगत बदलने लगी, सुर्ख से फिर से नीले में बदलती हुई। सी हॉक हिलने लगा, लेकिन आरव वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद कबीर, राहुल और अर्जुन वापस समुद्री नगर लौटे। उन्होंने आरव की कहानी सबको सुनाई। एक कैप्टन जिसने लालच से नहीं बलिदान से ब्लड सी को बंद किया। लोगों ने सी हॉक को आरव का स्मारक बना दिया और उस जहाज के ऊपर एक नई लकड़ी की पट्टी लगाई गई, कैप्टन आरव द गार्डियन ऑफ द ब्लड सी। और दूर समंदर की लहरों में अब भी कभी कभी एक परछाई दिखती है, जैसे कोई कैप्टन अब भी पहरा दे रहा हो अपने समंदर की रक्षा में।